हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज बेटा नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणियाँ, है ना। और इसमें जो है प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। और बेटा हम लोग आपसे बहुत सॉरी है क्योंकि हमने अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं लाया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से जो है मैं वीडियो लाने में असमर्थ था। आज जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने बेटा आज आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सरल क्वेश्चन है। और इसमें जो है बेटा समांतर श्रेणियों की जो है वो जांच के बारे में प्रश्न दिए हैं। तो देखते हैं हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा एपी जो है क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। देखो क्या होता है, हमारे घर में जो है वो सीढ़ी आपने देखी है इस तरीके से। देखो मुझे जो है यही एक एग्जाम्पल उचित लगा थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, तो इस श्रेणी को यानी कि सीढ़ी को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी स्टेप लगी होती है ये वाली, तो बेटा ये निश्चित अंतराल पे लगी होती। अगर ये वाली पहली 2 स्टेप अगर 5 मीटर पे लगी है तो ये वाली भी कितने पर लगी रहेगी, 5 मीटर पे ही लगी होगी। हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती बेटा, इतनी बड़ी हमारी टांगें नहीं होती है। मैं इसको जो है सपोज जो है इसको मैं 2 फीट मान लेता हूँ। ठीक है, या 1 फीट पे मान लेते हैं बेटा, 2 फीट ठीक रहेगी। 2 फीट हर बार क्या गैप आएगा इसमें, 2 फीट का गैप आएगा। ठीक है, तो जब इसी प्रकार से अंकों की सीढ़ी तैयार की जाती है, ठीक है, एक निश्चित नियम से अंकों को जब रखा जाता है तो वो कहलाती है श्रेणी। उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, अब हमारे पास कोई अनुक्रम है। जैसे अनुक्रम हमने गिनती पढ़ी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा ये एक अनुक्रम है। यहाँ क्या होता है, पहले पद को दूसरा पद फॉलो करते हुए नजर आता है। बिल्कुल इसमें एक अंक का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जैसे हमने हमारी गिनती जो पढ़ी है तो उसमें क्या होता है, एक अंक का डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या। ठीक है, इस अंक में पहले अंक में अगर हमने 1 को जोड़ दिया तो दूसरा अंक हमको प्राप्त होता है। तो जब अनुक्रम को एक विशेष नियम से यानी प्लस और माइनस के चिन्हों के साथ रखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। और जब श्रेणी को विशेष नियम के साथ लिखा जाता है तो उसको श्रेणी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये मैंने जो कहा वीडियो को दोहरा कर इसको एक बार और सुन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो क्या बनता है बेटा, अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम से क्या बनेगी, श्रेणी बनेगी। ठीक है, अनुक्रम जो है ये अंकों का एक क्रम बना हुआ होता है। इसमें कोई भी नियम लागू किया जा सकता है। जैसे हमने एक पहाड़ा बनाया, ठीक है, 2 का पहाड़ा बनाया तो 2 के पहाड़े में 2 का डिफरेंट चल रहा है। गिनती बनाई तो इसमें 1 का डिफरेंट चल रहा है। ठीक है, तो जनरली इन सबको मिलाकर अनुक्रम कहा जाता है। कोई ना कोई क्रम इसको दिया गया है। ठीक है बेटा, अब जो है अनुक्रम जो है वो कन्वर्ट होता है श्रेणी में। ठीक है, तो श्रेणी जो है जब हम पदों को प्लस और माइनस के चिन्हों के साथ लिखते हैं, जैसे +2 +3 +4 +5 इस तरीके से, ठीक है, तो ये श्रेणी हो गई। या -2 -3 -4 -5, ये हम श्रेणी बोल सकते हैं। लेकिन जब श्रेणी को एक विशेष नियम के साथ रखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिया 2 4 6 7, तो ये कन्वर्ट हो जाती है बेटा श्रेणी में। ये श्रेणी कहलाती। जैसे मैंने अभी सीढ़ी बताया आपको कि हर स्टेप एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, श्रेणी आपने देखा होगा घर पे आपकी सीढ़ी रखी होगी, तो सीढ़ी ऐसी तो नहीं होती बेटा कि आपने एक स्टेप यहाँ रखी तो दूसरी स्टेप यहाँ, आप यहाँ पैर रख पाओगे कि इतने ऊपर नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पर जो है 2 4 6 7, मैंने यहाँ 7 लिखा हूँ, यहाँ 8 लगाना पड़ेगा।
अब ये जो है एक निश्चित क्रम से चल रहा है। देखो हर बार 2 का गैप नजर आ रहा है इसके अंदर। अगर मैंने इसमें 2 जोड़ा तो अगला पद आ जाएगा 4, और 2 जोड़ा तो फिर कितना आ जाएगा 6, और 2 जोड़ा तो 8 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये कहलाएगी श्रेणी। अब आपको कक्षा 10 में जो पढ़ना है तो क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी क्या होगी बेटा? आपको देखो यहाँ पर अगर पहला पद a माना है हमने, पहला पद क्या माना है? a माना है, तो अगला पद जो है इसमें विशेष अंक को जोड़कर अगला पद प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने a में d जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? a प्लस d बन जाएगा। ठीक है, मान लेते दोनों में डिफरेंट a का है। देखो दूसरे में से पहले पद को घटाकर हम डिफरेंट पता कर सकते हैं। देखो क्या बनेगा? a प्लस डी में से a को अगर हमने घटाया तो क्या बचेगा? d। इस तरीके से ये कहलाता है बेटा सार्वंतर। सार्वंतर यानी सभी पदों का एक ही अंतर हो तो वो कहलाएगा सार्वंतर। सपोज तीसरा पद अगर हमको इसका प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? a प्लस डी में और d जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से। तो d प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। चौथा पद प्राप्त करना है हमको, तो चौथा पद बेटा यहाँ प्राप्त होगा हमको a प्लस 2d में हमको और d जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सार्वंतर एक जैसा सब में होना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। d इसमें जोड़ दूंगा बेटा तो ये हो जाएगा कितना? a प्लस 3d। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलेगी। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या होने जा रहा है? a प्लस, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। ठीक है, यानी ये कहलाएगा a। दूसरा a प्लस, देखो यहाँ मैं d को क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर से क्या हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस डी। तो ये आ गया आपका a प्लस डी। a प्लस 2d को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? a प्लस 2d, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का पहला पद, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का दूसरा पद, और ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का तीसरा पद, इस तरीके से। ठीक है, अगली स्टेप में चलते हैं। T4 क्या निकलेगा? तो a प्लस अगला पद क्या लिखा जा सकता है? 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, ऐसा करके। ठीक है, अब हम चलते बेटा यहाँ पर। अगर ये श्रेणी n पर जाकर समाप्त होती है, सपोज मान लेते हैं आखिरी का जो पद है या आपको जिस पद तक पहुँचना है वो nवां पद है। ठीक है, तो इसका व्यापक पद क्या लिखोगे आप? तो यहाँ लिख सकते हैं t ऑफ n, या आपकी जो बुक में दिया है वो क्या दिया है? an दिया है। nवां पद क्या हो जाएगा? तो देखो श्रेणी में हम चल रहे हैं यहाँ पर, तो हर बार यहाँ a चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ a का a लिखेंगे, प्लस अगर सारे पद n है, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ n आ जाएगा। सब में से क्या घट रहा है? 1 घट रहा है, तो इसमें से भी क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे, और d का d, इस तरीके से। तो ये कहलाएगा बेटा श्रेणी का nवां पद। इसको क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद यानी कौन सा पद? nवां पद। चौथा पद निकालना है आपको, आप इससे निकाल सकते हैं। पांचवा पद निकालना है, इससे निकाल सकते हैं श्रेणी का। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक श्रेणी लेकर देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक श्रेणी है, हमारे पास में 1। ठीक है, मैं 3 के डिफरेंस से चलाता हूँ इसको, मैं 3 जोड़ता हूँ इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना? 1, 3 और प्लस करता हूँ तो कितना आ गया? 4। 3 और ऐड करता हूँ इसमें तो कितना आ गया? 7। 3 और जोड़ता हूँ तो कितना आ गया? 10।
ये इस प्रकार से एक श्रेणी है हमारे पास में, ठीक है। एक श्रेणी हमने ली, समांतर श्रेणी यहाँ पर ली। अब देखो क्या होता है, इसके हर दूसरे पद में से पहला पद अगर घटाया जाए तो कितना हो जाएगा 4 - 1। हर दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो 10 - 7, ठीक है। देखो 4 - 1 कितना होगा 3, 10 में से 7 गया कितना 3, तो ये कैसा हो रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब ये पद क्या होता है, आपस में बराबर होना चाहिए, और यही आपका क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। और अगर ये इस कंडीशन को बिलोंग करती है तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। सार्वंतर अगर एक जैसा प्राप्त होता है तो इसको क्या कहेंगे हम, ये समांतर श्रेणी है। इस तरीके से जैसे सपोज ABC काय में है, AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या होगा, B - A दूसरे में से पहला पद घटाया, ये किसके बराबर होना चाहिए, आखिरी में से दूसरा पद घटाकर, तो ये हो जाएगा C - B। ये आपस में बराबर होते हैं अगर ये समांतर श्रेणी है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर B - A, ठीक है। -B को इधर लाते +B हो जाएगा और बराबर से C, -A को उधर ले जाते और B जोड़ देते, ट्वाइस B हो जाएगा। -A उधर गया तो क्या आ जाएगा बेटा, C + A, और B की वैल्यू जब निकालेंगे तो B = हो जाएगा C + A और अपॉन में हो जाएगा 2, ऐसा करके, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा समांतर श्रेणी का मध्य पद, ठीक है। समांतर श्रेणी का मध्य पद पहले और आखिरी पद के माध्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें चेक कर लेते, देखो 4 = 1 + 7, यहाँ लिखा मैंने 1 + 7 और अपॉन में कितना लिखना है 2, तो 4 = देखो 7 और 1 कितना आ जाएगा 8 और अपॉन में 2, 2 भाग काटा 2 चौक 8 तो 4 आता है। इस तरीके से अगर कोई श्रेणी इसको फॉलो करती है या इस नियम का पालन करती है तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी, इस तरीके से, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बेटा आपको बुक में दी है, आप सरल भाषा में आप उसको लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, कि प्रत्येक पद में से एक निश्चित अंक को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, ठीक है। और इस प्रकार से बना अनुक्रम क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। तो बुक से आप इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने भी बता दिया हूँ, आप उसको सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये था बेटा इसका बेसिक, और अब हम इसके शुरू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा प्रश्नावली 5.1 करने हम जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और Q, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपया है, ठीक है। जैसे ही 1 किलोमीटर पास होता है तो 15 रुपया किराया हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है अगला किलोमीटर आता है तो उसमें क्या हो जाएगा 8 रुपया जुड़ते चले जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है ₹15, इस तरीके से। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, तो बेटा ये है ₹8, इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको बताना है क्या ये इससे प्राप्त अंक जो है वो जो अनुक्रम प्राप्त करते हैं तो वो AP है या नहीं, यानी
समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो बेटा, जैसे ही पहला किलोमीटर तय होता है तो पहले किलोमीटर पर जो है वो रुपए कितने लगेंगे, 15, ठीक है। अब अगले किलोमीटर जैसा वो पास करेगा तो रुपए 8 लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से बना देता हूँ, देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए रुपए, प्रथम किलोमीटर के लिए रुपए कितने होंगे, 15, ठीक है। फिर यहाँ से द्वितीय किलोमीटर के लिए, ठीक है, किराया 8 रुपये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, किराया क्या हो जाएगा, 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बेटा, कितना लिखूँगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23, इस तरीके से, ठीक है। फिर तृतीय किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 1 और 2 और 1 3, 31 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चौथे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 31 + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 3 का 3, ठीक है। तो हमको जो डिजिट मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, पहला मिल रहा है 15, दूसरा मिल रहा है 23, तीसरा मिल रहा है 31 और चौथा मिल रहा है 39, और ये सिलसिला चलते रहेगा। तो क्या ये एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर दूसरे पद से पहला पद घटाकर इसमें से चेक कर लेंगे, देखो। और ये हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो, 23 - 15 कितना बचेगा, 8। फिर 31 - 23, 31 - 23 कितना बचेगा, 8, ठीक है। 39 - 31, 39 - 31 कितना बचेगा, 8। तो हम देख रहे हैं बेटा सार्वंतर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि श्रेणी एपी में है, इस तरीके से। तो बेटा इसका सेकंड देखो, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है, तो इससे बनने वाला अनुक्रम क्या एपी में है या नहीं, ये हमको बताना है, श्रेणी में है या नहीं। तो बेटा यहाँ पर हम मान लेते कि किसी बेलन में जो है वो हवा की मात्रा क्या है, v है, ठीक है। अब बेलन में जो हवा की मात्रा है तो जनरली बेटा वो जो है उसका आयतन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलनाकार पंप है बेटा ये, ठीक है, बेलन मान रहा हूँ मैं इसको, हवा की मात्रा यानी क्या है, आयतन, ठीक है, आयतन यानी v, इस तरीके से क्या है, आयतन v है, ये मानकर हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन में ये बोलता है, पहली स्थिति में, कि निकाली गई हवा की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, निकाली गई हवा की मात्रा, तो बेटा कितनी निकालता है ये, 1/4 भाग बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v गुणा 1/4, तो ये हो जाएगा v/4, इस तरीके से, ठीक है। इसके आयतन का 1/4 भाग ये जो है बाहर निकलती है, ठीक है, पंप से इतनी हवा बाहर निकलती है, तो ये निकाली गई हवा की मात्रा क्या होगी, v/4। अब
इस आयतन में से v/4 इतना भाग बाहर निकला तो शेष हवा बची कितनी? तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे, देखो शेष हवा की मात्रा। तो क्या करेंगे हम, शेष हवा की मात्रा कैसे निकालेंगे? ठीक है, कुल हवा की मात्रा में से निकली हुई हवा की मात्रा को बाहर कर देंगे तो शेष हवा की मात्रा निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा v माइनस v/4। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेते, देखो बटा कुछ नहीं है नहीं, तो ये हो जाएगा 4v, एक का v से गुणा करेंगे तो v हो जाएगा और बटे हो जाएगा 4। तो यहाँ बचा कितना, 3v/4 इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से ये शेष हवा बची, अब इसमें से 1/4 भाग फिर बाहर निकलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको पहली कंडीशन मान लेते। अब दूसरी कंडीशन में देखो क्या होने वाला है। ठीक है, फिर से ये वाली चीज़ फिर लिख लेंगे हम यहाँ, निकाली गई हवा की मात्रा। ठीक है, फिर से कि कितने भाग निकल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो जो शेष हवा जो बची है अभी, ठीक है, इसमें से 1/4 हवा फिर बाहर निकल जाएगी। कितना हो जाएगा, 3v/16। ठीक है, और कुल हवा में से इसको, जो शेष हवा है उसमें से इसको घटा देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगी, शेष हवा की मात्रा। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर शेष हवा की मात्रा। ठीक है, तो जैसे हमने v/4 को यानी हवा की मात्रा को, जो निकली हुई हवा की मात्रा को कुल हवा की मात्रा में से घटाया था, वैसे ही अब हमारे पास क्या है, शेष हवा की मात्रा ये है और इतना उसमें से हमको अब बाहर निकालना है। तो ये हो जाएगा 3v/4 माइनस 3v/16। ठीक है, तो बेटा एलसीएम आ गया 16। ठीक है, 16 यहाँ एलसीएम आ गया, तो 16 यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 3 12v, ऐसा करके माइनस। ठीक है, और फिर जो है मैं 16 यहाँ रखूँगा तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9v इस तरीके से। और हमारे पास बचा 12 में से 3 गए तो बचा 9v और बटे 16 इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट में हमारे पास आयतन क्या था, v था। ठीक है, फिर शेष उसके बाद में क्या आया, 3v/4 इस तरीके से। और अब उसके बाद में क्या आया है, अब आया है 9/16v। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ बेटा 3/4 का स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर पहले हमारे पास हवा का v आयतन था, उसके बाद हमारे पास 3v/4 इतना आयतन बचा था और अब इतना बचा है। ठीक है, कैलकुलेशन दिखाने के लिए हम 3 ही स्टेप ले रहे हैं यहाँ पर। अब हमको इसको चेक करना है क्या ये AP है। तो यहाँ पर जो है दूसरे में से पहला पद हम घटा देते। ठीक है, तो 3v और अपॉन 3v/4 और माइनस हो जाएगा v इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते बटा 1, फिर ये गुणा करते तो ये हो रहा है 3v, इधर गुणा करेंगे तो -4v और अपॉन में हो जाएगा 4। तो ये आ रहा है बेटा -v/4। ठीक है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगेगा। दूसरा, अब दूसरे में से फिर पहला पद लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा था इसको 9/16 और इसको लगा देता हूँ v और इसमें से घटा रहे बेटा हम 3v/4 इस तरीके से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 का गुणा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे इस तरीके से। 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 9v, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 3 12v, यहाँ 12v आ गया बेटा इस तरीके से। ठीक है, देखो कितना बच रहा है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 12 में से 9 गए, कितना बचेगा 3v और बटे में आ जाएगा कितना 16। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। अगर आप इसको A1 मानते हैं और इसको A2 मानते हैं, या D1 मानते हैं, इसको D1 मानते हैं, इसको D2 मानते हैं, तो AP होने के लिए आवश्यक था कि D1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, D2, जबकि ये बराबर नहीं आ रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह अनुक्रम AP में नहीं है। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देख रहे हैं? तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, रुपए 150। यहाँ पर देखो ध्यान से, जब पहला मीटर खोदा जाता है, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि पहला किलोमीटर जब चलता है तो 15 रुपये लगते हैं किराया, और बाद में फिर 8 रुपये लगता है। बस उसी तरीके से ये भी है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, 1 मीटर की जब खुदाई होती है तो रुपए कितने लगते हैं, 150, और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई का रुपए कितना लगता है, 50, बढ़ते जाती है। तो बनने वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई का किराया, ठीक है, या रुपए लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना है आपको। तो कितना है बेटा, 150 रुपये, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है, प्रथम मीटर के बाद, ठीक है, इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना आएगा, 50 रुपया लगेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, पहला मीटर जब खुदना है तो कितना रुपया लगेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150, ठीक है। फिर लिखेंगे हम दूसरे मीटर खुदाई की लागत। अब सेकंड मीटर जब खुदाई हुई तो अब 50 रुपये उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो 150 प्लस 50 हो जाएगा बेटा, तो कितना आ गया, 200, इस तरीके से। फिर इसी प्रकार से तीसरे मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, 200 में फिर 50 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250। अगला कितना आएगा, 300, फिर आएगा 350, ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो, पहला आ रहा है 150, दूसरी खुदाई पर 200, तीसरे मीटर पर आ रहा है 250, चौथे मीटर पर कितना आएगा बच्चों, 300 रुपये, और ये चलते रहेगा जब तक कुआं खुदता नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो सार्वंतर चेक कर लेते हैं। देखो 50 से ही बड़ा है तो सार्वंतर 50 आ रहा है, हर दूसरे में से पहला पद घटा ले, तो मैं A1 मान लेता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा बेटा 200 माइनस 150, ठीक है। तो ये आ रहा है कितना, 50। A2 ले लेता हूँ यहाँ पर, 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 कितना आ रहा है, 50, इस तरीके से। और तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर हम, क्या, 300 माइनस 250 कितना आ रहा है, 50, इस तरीके से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है ये किसका है, श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का अनुक्रम हमको प्राप्त होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। थोड़ा जगह का शॉर्टेज है इसमें, तो मैं यहाँ पर जो है इसको हटा देता हूँ, आपको दिख तो गया होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि उपरोक्त अनुक्रम समांतर
श्रेणी में है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो यहाँ, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इससे प्राप्त अनुक्रम एपी में है या नहीं। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न में जो है वो हमको दिया है, क्या दिया है हमको, मूलधन। ठीक है, इस तरीके से प्रीमियर अमाउंट मूलधन, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000 रुपये हमको दिया है और दर दी है जिसको हम आर बोलेंगे, तो ये दी है बेटा 8%। ठीक है, और लगातार वर्षों में पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, इसका जो है वो मिश्र धन प्राप्त होते चले जाता है। तो उस मिश्र धन से जो प्राप्त अनुक्रम है वो हमको बताना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो देखो हमने एक सूत्र देखा था मिश्र धन, मैं यहाँ मिश्र धन भी लिख देता हूँ। हर वर्ष का हमको मिश्र धन निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले वर्ष का मिश्र धन। तो बेटा मैं ये थोड़ा सा बोर्ड की दिक्कत है ना, तो मैं पहले वर्ष का मिश्र धन जो है वो A1 से ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला ले लेते पहले, A बराबर से P 1 + R/100 टू दी पावर n, इस सूत्र से। ठीक है, कि प्रयोग से ऐसा करके, तो पहले वर्ष का A1 मानेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूलधन कितना है 10,000, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 10,000 1 + R, R कितनी है हमारे पास में 8% है, और बटा हो जाएगा 100, बटे 100 यानी प्रतिशत ही होता है बेटा, और इसकी पावर हो जाएगी 1 पहले वर्ष के लिए। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं हम, 10,000 गुना, ठीक है, यहाँ बटा कुछ नहीं यानी 100 एकम 100, और उसमें जोड़ेंगे 8, तो कितना हो गया 108, और बटे कितना आ गया 100। इस तरीके से देखो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा बेटा 10,000, ये लगाया मैंने 8 और 2 0 इसके शेष रहेगा, तो ये आ गया 10,800। इतना रुपया मिश्र धन के रूप में रहेगा पहले साल का। दूसरे वर्ष का चेक कर लेते बेटा हम, तो यहाँ आ जाएगा फिर से 10,000 1 + यही दर रहेगी, ब्याज दर यही है 100, और पावर आ जाएगी 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, फिर लिखेंगे 10,000 गुना, यहाँ पर फिर उतना ही आएगा बेटा। ठीक है, 108/100, इसको कैलकुलेट कर, लेकिन कितने बार है ये 2 बार है, तो फिर से मैं लिखूँगा 108/100, इस तरीके से। 2 2 2 4 0, तो 4 0 इसके क्या हो गए कैंसिल हो गए, इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 108 गुना 108, तो ये आ जाएगा बेटा 8 8 64 हो जाएगा पूरा 0 लगा के। ठीक है, और 8 एकम 8, फिर 1 से गुणा 0 से गुणा करते तो सब जैसा का वैसा पूरा 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करते तो जैसा का वैसा होगा बेटा 8 0 1, तो ये आ रहा है 4 6, 8 और 8 16 का 6 1, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 11,664, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से A3 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 1 + 8/100, और इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम 10,000 गुणा, इसका उतना ही आएगा 108/100, लेकिन अब घात कितनी है 3, तो इसको कितने बार लिखना पड़ेगा बच्चों, 3 बार लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। 3 रिजल्ट लेने ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सारे 0, कितने 0 कैंसिल हो रहे हैं, इसमें से 4, तो 100 तो रहेगा हमारे पास। ठीक है, और 4 0 हम इसके क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। 108 का 108 में हमने गुणा किया था कितना, तो हमारे पास आया था कितना
11,664 इस तरीके से। ये 2 टाइम गुणा, ये 2 टाइम गुणा हमारे पास रखा है। तीसरा गुणा हम इसमें कर लेते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि बटे में 100 है। ठीक है, तो 108 का गुणा हम इसमें कर देते हो। 8 चौक 32 का 2, 3, 8 छंग 48 और 3 आ जाएगा 51, 5, 8 छंग 48 और 5 फिर से 51, 8 चौक 32 के 2, 3, 8 छंग 48 और 3 51। ठीक है, 5, 8 छंग 48 और 5 53 आएगा बेटा। और बचेगा कितना, हासिल लगे 5 इस तरीके से। ठीक है, 8 एकम 8 और 5 13 का 3 1, 8 एकम 8 और 1 9। इसके बाद में जो है 0 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 से गुणा करते तो सब जैसा का वैसा हो जाएगा। 6 6 1 1 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 और 3 7 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 9 और 6 15 आ गया, 1 कैरी 1 लगा अगर 1 2 आ गया और यहाँ आ गया 1 इस तरीके से। और 2 अंक बटे में 100 है। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये आ रहा है बेटा यहाँ पर 12,597। तो बेटा ये कट रहा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेकर लिखता हूँ। 12,597.12। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमको अब तीनों जो यहाँ पर अनुक्रम के तीनों पद मिले हैं, तो इसमें हमको ये चेक करना है क्या तीनों में एक निश्चित डिफरेंट चल रहा है या नहीं, सार्वंतर बराबर है या नहीं। देखो, ठीक है, देखो बेटा, अब हमारे पास जो है वो 3 पद है, तो हम यहाँ पर लेते हैं। देखो, पहला मैं लेता हूँ D1 मान लेता हूँ। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और हम घटाएंगे 11,664 में से 10,800। ठीक है, तो ये बचता है बेटा 864 बचेगा। ठीक है, ये जो है मैंने घटा के रखा था। और D2 जो है वो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ A3 है हमारे पास 12,597.12 और माइनस हमको घटाना पड़ेगा बेटा 11,664। ठीक है, तो इसमें से इसको अगर घटाया तो ये बनता है 933.12 इस तरीके से। ठीक है, आप इसको एक के नीचे एक रख के घटा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बेटा कि दोनों जगह D1 और D2 आपस में बराबर नहीं आ रहे, यानी इनमें एक निश्चित अंक का सार्वंतर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये AP में नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसके सेकंड क्वेश्चन के सारे आंसर जो है वो हम बिल्कुल एक साथ करेंगे, एक वीडियो में मक्खन की तरह पूरा मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, अभी आप जो है इन प्रश्नों को बार बार देखिए, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन दे दे या त्रैमासिक एग्ज़ाम में दे दे, तो आप इसको एक बार नज़र डाल लें। मैंने इसको थोड़ा सा सरल करके, ठीक है, कैलकुलेशन करके थोड़ा सा बताया। काफ़ी सरल कैलकुलेशन है, कोई हार्ड नहीं है बेटा, है ना। और फिर आप तो अब 10th में 9th पास आउट है, तो इतना सा साधारण सा सिंपल सा कैलकुलेशन ये आपको हो जाएगा। जोड़ना घटाना भाग ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।